हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है इलेक्टोरल प्रोसेस। इसका हम लोग लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो इससे पहले मैंने चैप्टर 1 भी एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो जाके देख लो। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ पर आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे 10th के। तो सबसे पहले मैं आपको चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट करा देता हूँ कि आपके टेक्स्ट बुक में इलेक्शन प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया, वो मैं आपको करा देता हूँ। तो यहाँ पे दिया कि इलेक्शंस ये क्या करते हैं, एक प्ले अ मेजर रोल इन डेमोक्रेसी। तो हमारे इंडिया में कौन सा सिस्टम है? हमारे इंडिया में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है। तो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट चलाता है और पूरे नेशन को रूल करता है, इसे कौन इलेक्ट करता है? इसे पीपल इलेक्ट करती है। आपने सुना रहेगा अब्राहम लिंकन का बहुत ही ज़्यादा फेमस एक कोट है, फॉर द गवर्नमेंट शुड बी फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो ये इन्होंने डेमोक्रेसी के लिए ही कहा है। डेमोक्रेसी में ही पीपल ही पावर को कंट्रोल करती है, पीपल ही इसको इलेक्ट करती है जो भी गवर्नमेंट चलाने वाला है, और पीपल के हित में ही सारे के सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। तो हमारे इंडिया में ये डेमोक्रेटिक सिस्टम कहाँ से आया? पहले तो हमारे पास राजाओं का रूल था कि मोनार्क्स, जिसको हम राजा का रूल बोलते हैं, वो था। फिर जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने हम लोग के ऊपर राज किया, पर हम लोग ने उनसे एक चीज़ सीखी, वो थी डेमोक्रेसी। तो अगर आप देखोगे कि यूरोपियन कंट्रीज़, यही यूरोपियन कंट्रीज़ ने ज़्यादातर नेशंस के ऊपर रूल किया है, और इन्हीं यूरोपियन कंट्रीज़ में हमें एक डेमोक्रेटिक रूल देखने को मिलता था। अपनी कंट्री में तो ये लोग डेमोक्रेटिक रूल फॉलो करते थे, पर दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर जाके ये लोग कॉलोनियल रूल को इम्पोज कर देते थे। तो क्योंकि ये ऐसा रूल फॉलो करते थे, इसीलिए जब इन्होंने ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री को छोड़ा तो हम भी इसी रूल को फॉलो करने लगे। अगर आप देखोगे तो आज हम लोग देखें तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हम लोग को ब्रिटिशर्स की अपने इंडियन सिस्टम में देखने को मिलती है। जैसे कि गवर्नमेंट का तो आप देख ही रहे हो कि डेमोक्रेसी हम लोग को ब्रिटिशर्स से बहुत ज़्यादा सिमिलर देखने को मिलती है। हम लोग का एजुकेशनल सिस्टम भी उन लोग से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। और अगर आप हम लोग का जुडिशियल सिस्टम देखोगे, पुलिस का जो सिस्टम होता है वर्क करने का, वो भी देखोगे तो वो भी ब्रिटिशर्स के बहुत ज़्यादा सिमिलर ही होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये लोग हम लोग को ये सब सिखा के गए हैं। तो यहाँ पे आगे आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है कि जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं, इन्हें कौन इलेक्ट करता है? तो मैं आपको एक बार बता दूं कि रिप्रेजेंटेटिव का मीनिंग क्या होता है। रिप्रेजेंटेटिव वो मिनिस्टर्स आप बोल सकते हो जो कि जनता इलेक्ट करती है। आपने सुना रहेगा कि जनता जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले वो मिनिस्टर बन गया या एमएलए बन गया। तो यही रहते हैं पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। हम लोग इन लोग को पीपल के रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। तो इन्हें इलेक्ट कौन करता है? हमारी आम जनता। जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं या सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी मिलती है, वो बन जाता है पीपल का रिप्रेजेंटेटिव। और हम लोग इससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव है, ये अपना काम रिस्पॉन्सिबली एंड एफिशिएंटली करे। और ये क्या करे? ट्राई टू मिनिमाइज करप्शन। ट्राई टू मिनिमाइज करप्शन। तो देखो, ये तो थोड़ा हार्ड होता है किसी भी मिनिस्टर के लिए कि वो करप्शन को मिनिमाइज कर ले, पर उसे अटेम्प्ट करना चाहिए कि वो करप्शन को जितना हो सके उतना मिनिमाइज करे। तो देखो, जब भी एक जनता इलेक्ट करती है अपने किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को, वो एक्सपेक्ट करती है कि वो उनके एरिया का डेवलपमेंट करे, वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहे हर काम के लिए, और एफिशिएंटली, और इसका मतलब होता है एक्टिवली काम करे। वो कभी भी कोई भी डिसीजन में शांत नहीं बैठ जाए, हमेशा जनता के हित में और उनके डेवलपमेंट के लिए काम करे, और जितना हो सके उससे जितना बनता है वो उतना करप्शन को मिनिमाइज करे। तो एक अच्छा मिनिस्टर तो यही होता है जो कि हमें आज के टाइम पे देखने को तो बहुत कम मिलते हैं, पर अगर ऐसे अच्छे मिनिस्टर्स हम लोग को मिले तो इंडिया का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा रैपिडली हो सकता है।
तो आप बहुत सारी कंट्रीज़ को देखोगे जो कि बहुत ही ज़्यादा रैपिडली इन लोग का डेवलपमेंट हो गया है। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि इन लोग का जो गवर्नमेंट का सिस्टम था उसमें करप्शन बहुत ज़्यादा कम था। तो देखो आगे आपकी बुक में दिया है कि जो इलेक्टोरल प्रोसेस हम लोग के रहते हैं, ये इलेक्टोरल प्रोसेस हम लोग के कैसे रहने चाहिए? फ्री एंड फेयर। तो इसका मतलब क्या होता है? फ्री मतलब नो प्रेशर ऑन पीपल। मतलब क्या होता है कि अभी समझ लो कोई क्रिमिनल है और उसको इलेक्शन में खड़ा होना है क्योंकि उसको और भी ज़्यादा पैसे कमाने हैं करप्शन करके। तो वो क्रिमिनल क्या करता है? इलेक्शन में खड़ा हो जाता है और जब उस जो भी एरिया का वो एमएलए या कुछ भी बनने के लिए इलेक्ट हो रहा है तो वो आम जनता को जाता है और डराता है, धमकाता है। वो बोलता है अगर तुम लोग ने मेरे लिए वोट नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं तुम लोग को सजा दूंगा। ऐसे कर करके वो आम जनता को डराएगा। फिर आम जनता क्या करेगी? डर के इसी को वोट दे देगी, इसी क्रिमिनल को वोट दे देगी। और जब ये क्रिमिनल एमएलए बनेगा तो ये और ज़्यादा करप्शन करेगा और इसकी वजह से क्या होगा? ये खुद भी तो क्रिमिनल ही है, तो ये क्राइम रेट बढ़ाते जाएगा कंट्री में, जिससे कंट्री का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा कम होते जाएगा और पूरा का पूरा इकोनॉमी भी नीचे आ सकती है। तो इसीलिए हम लोग फ्री इलेक्शन को कंडक्ट करने की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जनता के ऊपर प्रेशर को मिनिमाइज करके रखना चाहिए। जनता के ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहना चाहिए। उनका जो मन है वो जिसको चाहते हैं उसी को वोट करे। तो इससे क्या होगा कि जनता भी सिक्योर्ड फील करेगी कि उनके ऊपर कोई प्रेशर, कोई दबाव नहीं है, वो जिसको चाहे फ्रीली इसको वोट कर सकते हैं। और फेयर इलेक्शन मतलब कि ये एक फेयर मीन्स में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि समझ लो अभी क्रिमिनल वाली बात तो गई, तो अभी एक कोई बिजनेसमैन है, कोई बहुत ही ज़्यादा अमीर इंसान है, वो इलेक्शन कर रहा है और वो क्या बोल रहा है कि एक एरिया में जा रहा है, उसको एमएलए बनना है। तो फिर वो जाके बोलता है आम जनता को कि तुम लोग मेरे लिए वोट करो, मैं बदले में तुम लोग को पैसे दूंगा। या तो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी रैलीज निकालेगा, ढेर सारी रैलीज निकालेगा, ताकि क्योंकि वो तो अमीर है तो वो बहुत बड़ी बड़ी रैलीज निकाल के वो जनता को अपने फेवर में ले सकता है। या तो एक दो काम वो करवा सकता है ताकि वो जनता के अपने फेवर में ले ले। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। तो इससे क्या होगा? इससे भी जनता फंस के उसको वोट कर देगी और इसका भी इंटर्न क्या होगा? करप्शन। क्योंकि वो तो पहले से ही उसको पैसे बहुत ज़्यादा चाहिए, तो जब आ जाएगा इस फील्ड में आ जाएगा तो और ज़्यादा करप्शन करेगा। तो इससे भी कंट्री की डेवलपमेंट क्या होगी? डाउन होगी। तो ये क्या था? ये फेयर इलेक्शन नहीं था। फ्री इलेक्शन में हम लोग क्या देखते हैं कि जनता के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं पड़े किसी का भी, ताकि वो डर के किसी और को वोट ना करे। और फेयर इलेक्शन में क्या देखते हैं हम कि इलेक्शन एक राइट वे में हो, जहाँ पे मिस यूज ऑफ मनी नहीं हो। या फिर ऐसा भी नहीं हो कि इलेक्शन के कुछ टाइम पहले ही दंगे हो जाए। कि अगर देखो रायट्स हो जाते हैं इलेक्शन के कुछ टाइम पहले ही, तो ये जो रायट का इल्ज़ाम जिस भी पार्टी के ऊपर लगता है वो पार्टी को जनता से बहुत ज़्यादा कम वोट मिलते हैं। तो इसीलिए इन रायट्स को भी नहीं करना है और मिसयूज़ ऑफ मनी भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब होता है फेयर इलेक्शन। तो अब ऐसा तो होने नहीं वाला कि फ्री और फेयर इलेक्शन खुद से हो जाए, सब लोग मिलके खुद से फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट करें। इसके लिए हमारे पास एक ऑटोनॉमस बॉडी है जिसको हम लोग बोलते हैं, ये सबको कौन कंट्रोल करता है? फ्री और फेयर इलेक्शन के प्रोसेस को इलेक्शन कमीशन। इसको हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एस्टैब्लिश किया था इसी पर्पज से, ताकि इंडिया में जो भी इलेक्शन हो वो फ्री और फेयर हो। तो ये जो इलेक्शन कमीशन होता है ये सेंट्रल होता है हमारे इलेक्शन कमीशन। इसका मतलब क्या होता है कि चाहे जो भी हो, अगर आप लोग कि इलेक्शन की डेट को रिलीज़ करने से लेकर इलेक्शन के रिजल्ट्स को डिक्लेयर करने के बीच में जितने भी सारे प्रोसेस आते हैं सब के सब यही इलेक्शन कमीशन कंट्रोल करता है। तो इसके पास बहुत ज़्यादा पावर होता है इलेक्शन कमीशन के पास। ये जब चाहे किसी भी पार्टी को डिस्क्वालीफाई कर सकता है या फिर इलेक्शंस को भी ये रिकंडक्ट करा सकता है। अगर इलेक्शन कमीशन को लग रहा है कि इलेक्शन अच्छे से नहीं हुआ तो ये उसी इलेक्शन को वापस कंडक्ट करा सकता है। तो इस चैप्टर में हम इसी इलेक्शन कमीशन के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, इसके रोल को पढ़ेंगे और इसके फंक्शंस को पढ़ेंगे।
तो चलो अभी हम लोग इलेक्शन कमीशन वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो चलो अभी हम लोग इलेक्शन कमीशन वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि इलेक्शन से रिलेटेड जो भी जितने भी प्रोसेस होते हैं ये सब के सब किसके अंडर होते हैं, हमारे इलेक्शन कमीशन के अंडर होते हैं। तो यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में दिया है कि इन इंडिया इलेक्शन कमीशन इज सेंट्रल टू प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। तो मैंने आपको इसका मीनिंग बता दिया है। इसका मतलब ही यही होता है कि इलेक्शन से रिलेटेड जो भी जितने भी सारे प्रोसेस होते हैं सब के सब हमारा इलेक्शन कमीशन ही कंट्रोल करता है। चाहे वो इलेक्शन को रिकंडक्ट करना हो, चाहे वो इलेक्शन की डेट्स को डिक्लेयर करना हो, या फिर किसी पार्टी को डिस्क्वालीफाई करना हो, सब का सब या फिर एक और होता है कि हमारे वोटर्स को आईडी देना। तो देखो इलेक्शन में कोई भी ऐसे उठ के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, उसको एक आईडी की ज़रूरत पड़ती है। तो सिर्फ और सिर्फ इनको ही नहीं बल्कि जो कैंडिडेट्स इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं एमएलएज या फिर कोई भी मिनिस्टर्स बनने के, उनको भी आइडेंटिटी चाहिए रहती है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो ये भी इनको इलेक्शन कमीशन ही देता है। और यहाँ पे आगे दिया है कि इट इज़ एस्टैब्लिश्ड बाय आर्टिकल 324 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 324 था, इसने ही इस इलेक्शन कमीशन को एस्टैब्लिश किया है। और ये किस फॉर्म में? एक ऑटोनोमस फॉर्म में, मतलब ये खुद ही सारे काम करेगी, अपने डिसीजंस इसको खुद से ही लेने पड़ेंगे, कि गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल इसके ऊपर नहीं रहता है। ये फुली ऑटोमेटेड आप बोल सकते हो, या फिर वर्किंग ऑन इट्स ओन। आप इसको इजी वे में अगर आपको बोलना है, आप इसको बोल सकते हो वर्किंग ऑन इट्स ओन। इसको कोई भी कंट्रोल नहीं करता है। इसके मेन थ्री हम लोग इसको बोल सकते हैं कमिश्नर्स देखने को मिलते हैं। और ये 3 कमिश्नर्स कौन रहते हैं हमारे? 3 मेन चीफ कमिश्नर्स। तो ये जो 3 कमिश्नर्स हैं, इनमें से हम लोग के पास एक कमिश्नर, एक चीफ कमिश्नर रहता है। ये चीफ कमिश्नर सबसे मेन रहता है इलेक्शन कमीशन के प्रोसेस में। इसके पास सबसे ज़्यादा पावर रहता है और इसको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आसानी से निकाल नहीं सकती इसके पोजीशन से। और हमारे पास इसमें 2 चीफ कमिश्नर्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ कमिश्नर्स, 2 कमिश्नर्स और हैं हम लोग के पास। तो सबसे ज़्यादा जो मेन है वो है हमारा चीफ कमिश्नर। तो यहाँ पे आगे दिया है कि ये जो तीनों कमिश्नर्स है, इनको इलेक्ट कौन करता है? इलेक्टेड बाय। तो देखो ये जो मैं दे रहा हूँ, आप इसको अपने नोट्स में भी इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में ढेर सारे बड़े बड़े पैराग्राफ्स दिए, पर मैं इसको थोड़ा छोटा करके बता रहा हूँ। तो आप जब इसको देखोगे आपको वापस याद हो जाएगा। इलेक्टेड बाय प्रेसिडेंट। इसको किसने ये तीनों कमिश्नर्स को कौन इलेक्ट करता है? हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन गवर्नमेंट का जो करंट प्रेसिडेंट है, वही इन तीनों को इलेक्ट करता है। और कुछ और यहाँ पे हम लोग को इन्फॉर्मेशन दी गई है किसके बारे में? चीफ कमिश्नर के बारे में। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं चीफ कमिश्नर। और यहाँ पे इसकी जो इन्फॉर्मेशन है या हम लोग को दिया कि कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोजीशन इजीली। तो इसका मतलब क्या है कि
इसको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर चीफ कमिश्नर के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है तो हम लोग उसको डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। कि समझ लो अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अगर कोई एक मेंबर है उसके ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम लग गया तो वो पॉलिटिकल पार्टी चाहे तो उसको सीधा वहाँ से निकाल सकती है। या फिर हम हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसी मिनिस्टर के ऊपर ऐसा ही आरोप लग गया, कोई बड़ा आरोप लग गया कि इसने स्मगलिंग करा दिया या फिर इसने करप्शन करा दिया या फिर ऐसा ही कोई बड़ा उसके ऊपर इल्ज़ाम लगे, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा, उसको वही टाइम जल्दी से निकाल देगा। पर चीफ कमिश्नर के ऊपर ऐसा नहीं हो सकता है, उसको जल्दी कोई निकाल नहीं सकता। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा आपके पास स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि इसने कुछ गलत किया है तभी इसको निकाला जा सकता है। क्यों? और ये ऐसा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मान लो वो चीफ कमिश्नर बहुत ही ज़्यादा ईमानदार है, वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को फ्री और फेयर इलेक्शंस करने पर मजबूर कर देता है। तो इससे क्या हो रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को जल्दी मेजॉरिटी नहीं मिल रही है, तो फिर वो पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी, वो चाहेगी कि इसके ऊपर कौन सा आरोप लगे ताकि ये अपनी जगह से जल्दी से निकल जाए। पर ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोग को इंडिपेंडेंस मेंटेन रखना है। इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन को हम लोग को मेंटेन रखना है। तो ऐसा तो फिर इलेक्शन कमीशन का नाम ही क्या रह गया जब कोई ईमानदार इलेक्शन कमिश्नर आ रहा है, उसको सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर अपनी जगह से निकाल दिए, तो फिर इलेक्शन कमीशन का मतलब ही क्या हुआ? ये ऑटोनोमस कहाँ से हुई? तो जो इसका इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस इसका जो स्टेट है, इसको हम लोग को मेंटेन रखने के लिए ऐसा करना बहुत ज़रूरी है, इसको बहुत ज़्यादा पावर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन के ऊपर गवर्नमेंट का भी कोई कंट्रोल नहीं रहता। और यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन दी है कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई सेपरेट स्टाफ नहीं होता है। तो ये तो शायद आपको पता ही रहेगा कि जब हमारे इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन कमीशन डज नॉट हैव सेपरेट स्टाफ। इसका मतलब है कि जब भी हमारा इलेक्शन होता है तो इनके पास कोई भी सेपरेट लोग नहीं रहते जो अलग से इलेक्शन के वोट्स को काउंट करे और फिर उन वोट्स को डिस्ट्रीब्यूट करे, फिर उन वोट्स को कलेक्ट करके वापस जो भी मेन हेड क्वार्टर है उस वहाँ पे लाके दे काउंटिंग के लिए, और उन वोट को काउंटिंग कौन करेगा, ये सब के लिए कोई अलग लोग नहीं रहते हैं यहाँ पे। तो ये सारी जो भी चीज़ें होती है इनको कौन कंडक्ट करता है? गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, गवर्नमेंट टीचर्स और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो भी रहेंगे। तो ये शायद आपने सुना भी रहेगा कि सरकारी स्कूलों में इलेक्शंस के टाइम पे छुट्टी भी हो जाती है कभी कभी, क्योंकि उनके जो टीचर्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं इलेक्शन के प्रोसेस में। वोट कलेक्ट करना, उन लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना, उनको कलेक्ट करके सारी हर जगह देना, ये सब इनका ही काम रहता है। तो देखो यहाँ पे हमारा इलेक्शन कमीशन का भी पार्ट शायद से कंप्लीट हो गया है। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हम लोग के फर्स्ट, मैं यहाँ पे टॉप पे लिख देता हूँ कि हमारे जो फर्स्ट चीफ कमिश्नर थे इलेक्शन कमीशन के, वो थे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। ये कब इलेक्ट किए गए थे? हमारे इंडिपेंडेंस से भी पहले इनको इलेक्ट किया गया था एज अ चीफ कमिश्नर बाय ब्रिटिश ऑफिसर्स। तो ब्रिटिश ऑफिसर्स ने भी इनके ऊपर भरोसा किया। तो आप जान ही सकते हो कि ये कितने ज़्यादा ईमानदार रहेंगे। तो इनके टाइम पे इन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ा, पर तो भी इन्होंने अपनी इलेक्शन कमीशन के फ्री और फेयर इलेक्शन को बरकरार रखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की। तो इनसे रिलेटेड आपको सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो चलो यहाँ पे हमारा इलेक्शन कमीशन का भी पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। हम लोग अभी यहाँ पे करते हैं फंक्शन ऑफ इलेक्शन को स्टार्ट करते हैं। चलो अभी स्टार्ट करते हैं फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो जब भी कोई इलेक्शन का प्रोसेस, इलेक्टोरल प्रोसेस होता है, तो वो टाइम पे इलेक्शन कमीशन के फंक्शन क्या क्या रहने वाले हैं उनको हम अभी पूरा डिटेल में करने वाले हैं। तो इनका फर्स्ट फंक्शन है प्रिपेयरिंग
वोटर्स लिस्ट। मतलब इलेक्शन से पहले क्या होता है कि आपको 18 साल से तो ऊपर रहना ही चाहिए इलेक्शन के लिए। पहले 21 साल था, फिर उसको रिड्यूस करके 18 साल कर दिया। ये हम लोग ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। तो हर एक आम इंसान जो भी वोट करने आता है इलेक्शन में, उसको एक वोटर्स लिस्ट को कैरी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। बिना वोटर्स लिस्ट के उसको वोटिंग करने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यही बताती है कि आप को वेरीफाई किया है इलेक्शन कमीशन ने कि आप वोटिंग कर सकते हो। तो जब आप अपनी 18 ईयर्स की एज को क्रॉस करते हो तो इलेक्शन कमीशन आपको एक आइडेंटिटी कार्ड बना के देता है, जिसे कि हम बोलते हैं कि वोटर्स आईडी। तो जब आपको इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये आईडी मिल जाती है तो आप कोई भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं आपकी टेक्स्ट बुक में क्या दिया है। एवरी citizen of 18 plus years of age is given a voter's ID by इलेक्शन कमीशन। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ कमीशन का, आप समझ जाना। तो यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि आपकी टेक्स्ट बुक में तो ऐसा नहीं है कि एक वोटर्स आईडी होती है, पर असली में ऐसा होता है। इसके लिए मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो इसके बाद दिया है कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, CSE का मतलब कमीशन, प्रिपेयर्स अ लिस्ट ऑफ एलिजिबल वोटर्स। मतलब जो भी हमारे वोटिंग के लिए एलिजिबल है, ये उनकी एक लिस्ट बनाता है इलेक्शन कमीशन। और जब इस लिस्ट में वोटर का नाम इंक्लूड हो जाता है तब जाके वो इनको वोटर्स आईडी देते हैं, ताकि वो इलेक्शन में वोट कर पाए। तो सबसे पहले आपकी यही वोटर्स आईडी देखी जाती है इलेक्शन में। तो क्या इसका मतलब क्या होता है कि एलिजिबल रहना चाहिए। मतलब कि इंडिया में अगर कोई भी इलेक्शन में पार्ट ले रहा है तो वो इंडियन सिटीजन रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो कोई बांग्लादेश या नेपाल से आ जाए फिर उसको हम लोग के इंडिया के इलेक्शन में वोट करने का उसको राइट मिल जाए। ऐसा नहीं होता, उसको इंडियन ही होना पड़ेगा, उसको नेटिव इंडियन रहना पड़ेगा और 18 प्लस ईयर्स ऑफ एज को क्रॉस करना पड़ेगा। और बहुत सारी क्राइटेरिया रहते हैं, ये सब को फॉलो करने के बाद उसे वो एलिजिबल होता है वोटिंग करने के लिए और उसको एक वोटर्स आईडी मिल जाती है। तो सिर्फ इतना ही नहीं होता कि एक बार लिस्ट बना के हो गया, इनको क्या करना रहता है, अपडेट द लिस्ट एंड इंक्लूड नेम ऑफ न्यू वोटर्स। तो इन लोग को ये करते रहना पड़ता है। उनके जो भी नए नए वोटर्स आते हैं इनको उनके नेम्स को अपडेट करना पड़ता है। और जो लिस्ट रहती है उसको अपडेट करते रहना पड़ता है। मतलब कि मान लो कि हमारे पास एक लिस्ट है, बहुत सारे, मान लो उसके अंदर 10,000 लोगों की लिस्ट है। एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे हमारे पास 10,000 वोटर्स है इस लिस्ट में हम लोग के पास। तो मान लो कि अभी कुछ एक महीने बाद भी क्या ये नंबर का ये जो है ये लिस्ट सेम रहने वाली है? ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि 10 महीने बाद इसमें से कोई लोग की डेथ हो जाएगी और कोई नए लोग इंक्लूड हो जाएंगे इसमें। तो ये क्या करना पड़ेगा? ऐसा तो है नहीं कि हम 10 महीने पुराने वोटर्स लिस्ट को ही लेके हम लोग काम करें, या फिर जो पिछले इलेक्शन में फॉलो किया था वोटर्स लिस्ट को उसको अभी भी फॉलो करें। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसके लिए इनको इसे अपडेट करते रहना पड़ता है कि अभी जिसकी डेथ होगी उसका नाम यहाँ से निकाल दिया, जिसकी भी डेथ हो गई, और जो नए इंक्लूड हुए उनका नाम यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। तो इससे क्या हुआ, वोटर्स लिस्ट अपडेट हो गई। तो इससे हमारा जो इलेक्शन प्रोसेस होता है वो थोड़ा इजी हो जाता है। और एक और दिया, इट इशूज आइडेंटिटी कार्ड टू वोटर्स। तो इसी को आप वोटर्स आईडी बोल सकते हो, या फिर थोड़ा सा अलग रहता है कि इसी आइडेंटिटी कार्ड से इन्हें मिलता है राइट टू वोट। इसी की मदद से ये अपने वोट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग का प्रिपेयरिंग वोटर्स लिस्ट हम लोग का हो गया। अभी हम देखने वाले हैं इसका जो सेकंड फंक्शन है, डिसाइड द टाइम टेबल एंड प्रोग्राम ऑफ इलेक्शन।
डिसाइड टाइम टेबल एंड प्रोग्राम ऑफ इलेक्शन। तो इलेक्शन कमीशन क्या करता है, इसको पूरे राइट रहते हैं। हम लोग ने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही देखा है कि इलेक्शन के डेट से लेके इलेक्शन के रिजल्ट ये भी कौन डिक्लेयर करता है, हमारा इलेक्शन कमीशन। तो यहाँ पे भी हम लोग वही देख रहे हैं कि ये क्या करता है, टाइम टेबल को डिसाइड करता है, और प्रोग्राम ऑफ इलेक्शन, मतलब इलेक्शन कैसे कंडक्ट किया जाएगा ये भी वही डिसाइड करता है हमारा इलेक्शन कमीशन। तो अभी देखते हैं यहाँ पे क्या दिया आपके बुक में। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, मतलब इलेक्शन को कैसे कंडक्ट करना है, ये पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे इलेक्शन कमीशन की, कि एक पर्टिकुलर स्टेट में कैसे इलेक्शन को कंडक्ट करवाना है, कैसे सारे प्रोसेसेस होंगे, ये सब का सब हमारा इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करता है। तो अगर आप देखोगे तो इलेक्शन से रिलेटेड जो भी प्रोसेस है सब के सब हमारा इलेक्शन कमीशन ही करता है। तो ये जो आपका यहाँ पे दिया है पूरी हेडिंग, इसी को खाली इन लोग ने लंबा कर दिया है। तो यहाँ पे क्या दिया, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, हाँ मतलब हम लोग को पता है प्रोग्राम ऑफ इलेक्शन, और आगे आपके टेक्स्ट बुक में दिया है कि ये है डिसाइड्स व्हेन टू कंडक्ट इलेक्शन एंड इन हाउ मेनी स्टेजेस, मतलब हाउ मेनी स्टेजेस मतलब कि कितने कितने स्टेजेस में इनको एक जगह पे इलेक्शंस को होल्ड करना है। मतलब कि ये एक स्टेजेस में, क्योंकि एक टाइम पे तो ऐसा हो नहीं पाता कि हम लोग एक टाइम पे सारे के सारे वोटर्स को ले पाए, तो हम लोग को उसको शिफ्ट में करना पड़ता है कि स्टेजेस उसके रहते हैं। तो उसको एक स्टेज, दो स्टेज, तीन स्टेज, ऐसे जितने भी स्टेजेस होते हैं उसमें डिवाइड करके ये क्या करते हैं, इलेक्शंस को कैरी आउट करते हैं। तो ऐसे ऐसे मतलब यहाँ पे मान लो अगर पूरे के पूरे एक एरिया में 10,000 वोटर्स है, तो हम लोग एक साथ पूरे के पूरे 10,000 वोटर्स को नहीं इंक्लूड कर सकते। तो वो लोग एक टाइम पे क्या करेंगे, उसको 4 शिफ्ट में डिवाइड कर देंगे, या फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 2,500 करके हम लोग को 4 शिफ्ट ऐसे यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये क्या होगा, ईजी हो जाएगा थोड़ा कि वोटिंग, ये इन वोट्स को काउंट करना और कैटेगराइज करना थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाएगा, कि अगर हम लोग इसको 4 शिफ्ट में डिवाइड करते हैं। तो ऐसे भी जो डिविजन्स होते हैं ये हमारे इलेक्शन कमीशन ही करता है। देखो यहाँ पे हमारे 2 फंक्शंस हो गए, आप उसका स्क्रीनशॉट वीडियो में पीछे जाके ले सकते हो और इसको अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे आपकी बुक में दिया है कि द इलेक्शन कमीशन डिसाइड्स व्हेन टू कंडक्ट द इलेक्शन एंड इन हाउ मेनी स्टेजेस टू होल्ड द इलेक्शन इन एवरी स्टेट। एवरी स्टेट मतलब कि हर एक स्टेट में डिवीजन नहीं होता, इसका मीनिंग है कि जो भी एरिया में आप इलेक्शंस को कैरी आउट कर रहे हो उसमें जो भी स्टेजेस होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट में ऐसा हो। ये हम लोग नॉर्मल एक छोटे एरिया में भी ऐसा कर सकते, एक सिटी में या फिर कोई भी विलेज में या टाउन में। तो थर्ड इसका फंक्शन है स्क्रूटिनिटी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट्स। स्क्रूटिनिटी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट्स। तो इसमें क्या होता है कि समझ लो ये एक तरीके का वोटर्स आईडी होता है, वोटर्स आईडी नहीं, इलेक्शन आईडी होता है, कि इसमें कौन से लोगों को राइट मिला है इलेक्शन में खड़े होने का। तो इसमें भी यही बहुत सारे क्राइटेरियाज हमारे फॉलो हम लोग को करने पड़ते हैं, कि वो इंडियन होना चाहिए, उसका कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। और ये तो झूठ है कि हमारे इलेक्शन कमीशन में ऐसा तो है नहीं कि क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोग नहीं रहते हैं। अगर आप देखोगे तो 80% लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड के ही रहते हैं इलेक्शन में, और ऐसा बहुत ज़्यादा गलत है ऐसा करना। पर तो भी आज का सिस्टम ये ऐसा ही है। तो देखो ये हमारा थर्ड फंक्शन। तो यहाँ पे क्या दिया है कि आफ्टर द इलेक्शन डेट्स आर डिक्लेयर्ड एवरी पॉलिटिकल पार्टी सिलेक्ट कैंडिडेट्स टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। तो देखो जब भी इलेक्शन की डेट्स इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर कर देता है तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ये एक रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट कर लेती है कि इनके यहाँ से जनता को कौन रिप्रेजेंट करेगा। वो एक कैंडिडेट होगा जिसको कि हम बोलते हैं कि नेता,
और यही नेता जब मेजोरिटी मिल जाती है ये गवर्नमेंट बनाते हैं, मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स या एमएलएस बन के यही गवर्नमेंट बनाते हैं हमारी। तो देखो ये जो होता है, ये जो कैंडिडेट को ये लोग सिलेक्ट करते हैं ये बहुत ही ज़्यादा फेमस फेस होता है कि पूरी जनता इसको अच्छे से जाननी चाहिए, इसने क्या क्या काम किया, इसने अच्छे काम करने चाहिए, जिसकी वजह से जनता इसकी तरफ अट्रैक्ट हो और इसको वोट करे। तो अभी क्या होता है कि ये लोग जो कैंडिडेट को इलेक्ट करते हैं वो ऐसे ही सीधा इलेक्ट नहीं हो जाता है, इसको रिकॉग्निशन चाहिए रहता है बाय इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन इसे जब एक रिकॉग्निशन देगा तभी जाके इसे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का राइट मिलेगा। तो अभी ये क्या होता है कि सबसे पहले एक एप्लीकेशन भरना रहता है। एप्लीकेशन इज टू बी फिल्ड, एप्लीकेशन फॉर्म आप ऐसे भी लिख सकते हो अपनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए, इज टू बी फिल्ड बाय कैंडिडेट्स। और ये कैंडिडेट्स कहाँ के हो सकते हैं, या तो ये कोई पॉलिटिकल पार्टीज को बिलोंग करे या तो ये लोग इंडिपेंडेंटली इंडिपेंडेंटली ये लोग खड़े हैं। वैसे ज़्यादातर तो पॉलिटिकल पार्टीज से ये लोग होते हैं कि ये लोग अकेले खड़े हुए, क्योंकि हम लोग को ज़्यादातर अगर हम जो भी देखेंगे फेमस फेसेस जिन लोग को वोट मिलते हैं वो एक पॉलिटिकल पार्टी को ही बिलोंग करते हैं। तो इन लोगों को क्या करना पड़ता है, एक एप्लीकेशन फॉर्म इन लोग को भरना पड़ता है, और ये एप्लीकेशन फॉर्म में इनकी इन्फॉर्मेशन रहती है इनके रिगार्डिंग कि इनका बैकग्राउंड क्या है, इन्होंने कोई क्राइम किया है कि नहीं, इनकी नेटिव प्लेस क्या है, इनकी एज क्या है, ये सब जो भी चीज़ होती है ये सब इनके एप्लीकेशन फॉर्म में होती है। और फिर ये एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ जाता है, स्क्रूटिनाइज्ड बाय इलेक्शन कमीशन। मतलब इलेक्शन कमीशन क्या करता है, इसको अच्छे से देखता है कि क्या इस कैंडिडेट का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है, क्या इसकी नेटिव प्लेस को चेक करता है, फिर देखता है कि इसकी जो एज क्राइटेरिया है क्या ये अबव है जितनी हम लोग को एज चाहिए इलेक्शन में खड़े होने के लिए, क्या ये पिछले कुछ सालों में इस फील्ड में एक्टिवली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये सब के बाद इसको एक ये होते हैं एलिजिबल फॉर इलेक्शंस। और जब ये लोग एलिजिबल हो जाते हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा तब जाके ये इलेक्शन से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जब तक ये लोग को रिकॉग्निशन नहीं मिलता इलेक्शन कमीशन के द्वारा तब तक ये लोग हम लोग के इलेक्टोरल प्रोसेस में पार्ट नहीं ले सकते हैं। तो मैं एक और बार आपको अच्छे से बता देता हूँ कि क्या होता है। देखो सबसे पहले क्या होता है, हमारी जो इलेक्शन कमीशन है वो डेट्स को डिक्लेयर कर देती है हमारे इलेक्शंस के। तो इसके बाद क्या करती है, पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है एक फेमस फेस को सिलेक्ट कर लेती है जो कि इनका कैंडिडेट बनता है, इनके यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव ये बनता है जनता का। और ये क्या कहता है, इसको वो टाइम पे एक्टिवली काम करना चाहिए जनता के लिए ताकि जनता इसके फेस को रिकॉग्नाइज करे। जब ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की यहाँ से आए तो जनता इसको जल्दी जल्दी वोट दे अपना। फिर क्या होता है, जब कैंडिडेट सारे पॉलिटिकल पार्टीज अपने सिलेक्ट कर लेती है अच्छे तो फिर इन सारे कैंडिडेट्स को एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म में इनकी बारे में बहुत ढेर सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। तो इसी इन्फॉर्मेशन को मतलब इसी एप्लीकेशन फॉर्म को स्क्रूटिनाइज करता है हमारा इलेक्शन कमीशन। हमारा इलेक्शन कमीशन इसी को स्क्रूटिनाइज करता है और देखता है कि क्या ये वोटिंग के लिए एलिजिबल है कि नहीं। तो इसके लिए जो भी क्राइटेरियाज बहुत सारे रहते हैं, ये सबको देखने के बाद ये लोग उस कैंडिडेट को एलिजिबल करते हैं इलेक्शन के लिए। अगर वो एलिजिबल नहीं है तो वो लोग उसको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। और फिर जब ये सब हो गया तो हमारा ये स्टेप पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो देखो अभी आपके दो फंक्शंस और बचे, तो मुझे लगता है वो हम लोग को नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा लंबे लेक्चर्स हो जाते हैं तो उसे भी देखने में थोड़ा मज़ा नहीं आता। तो ये टाइम पे मैंने इस वीडियो में आपको टेक्स्ट बुक में नहीं पढ़ाया, तो इसीलिए थोड़ा सा हम लोग को टाइम लगा, क्योंकि हम लोग ने पॉइंट्स को लिख कर उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने का मैंने ट्राई किया है आपको। तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक के जो भी मैंने आपको पढ़ाया अच्छे से आपको सब कुछ समझा रहेगा और आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।